हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 और बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, यानी हम इसमें अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, अब देखिए ये आपकी बुक 1 है, इसमें टोटल 10 चैप्टर है। चैप्टर 1 तो हमने कर लिया है और आज हम चैप्टर 2 कवर कर देंगे। ठीक है, और क्लास 11 ESP ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो। आपको फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं सीधा टॉपिक की। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इसमें बात करेंगे अधिकार के बारे में। ठीक है, अधिकार जो होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, आप अधिकार से क्या समझते हो। ठीक है, हमको अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान हमें कौन से अधिकार देता है। ठीक है, अधिकार हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके मन में आते होंगे अधिकार को लेकर, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है ये। तो बात करते हैं अधिकार की। ठीक है, अधिकार जिसको हम अंग्रेजी में राइट्स कहते हैं, राइट्स यानी अधिकार, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है। अगर मनुष्य समाज में रहेगा तो उसे समाज के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको अधिकार भी मिलेंगे समाज में ताकि वो अपना विकास कर सके। ठीक है, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। अब मान लो कि कोई देश है, वहां पे लोगों को, वहां की जनता को अधिकार ही नहीं मिले हैं, तो क्या उस देश के लोग अपना विकास कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य को अपना विकास करना है तो उसको क्या चाहिए? उसको अधिकार चाहिए। ठीक है, ये अधिकार हमें राज्य प्रदान करता है। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है सरकार। ठीक है, ये अधिकार हमको सरकार देती है। भारतीय संविधान के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए। यानी जो हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमको क्या देता है? अधिकार देता है। और हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जिसकी गारंटी हमको मिलती है। अगर मान लो कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं जो कि हमें बहुत जरूरी होते हैं हमारे जीवन में विकास करने के लिए। ये अधिकार मनुष्य को समाज में अपना विकास करने के लिए, ठीक है, योगदान देते हैं। अगर मान लो अधिकार नहीं होंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। इन अधिकारों के बिना मनुष्य विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अगर कोई मौलिक अधिकार आपके छीनने की कोशिश करेगा तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? आपके मौलिक अधिकार आपको वापस दिलाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमें अधिकार की जरूरत क्यों है। अब आप सोचो, देखो, हम सभी पढ़ते हैं, हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। आप हम सभी को समानता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, हमें घूमने का अधिकार मिला हुआ है। हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हमको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो ये सब अधिकार हैं। अगर अधिकार ना मिले हो तो क्या होगा? मनुष्य एक पिंजड़े में बंद, समझ लो, एक जानवर की तरह हो जाएगा। जैसे एक जानवर को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ना उसको स्वतंत्रता की का अधिकार है। ठीक है, ना उसको कोई समानता का अधिकार मिल रहा है, वो कैद है वहां पे। तो मनुष्य का जीवन भी एक कैद वाला जीवन हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अधिकारों की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, मनुष्य को अपना विकास करने के लिए, समाज में एक गरिमापूर्ण, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा जीवन जीना है तो अधिकार चाहिए। यदि मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ स्टोरी के माध्यम से, मैं आपको दो कहानी बताऊंगा, दो कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि अधिकार का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। ठीक है, ये स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है, ऐसा हुआ था और उसके आधार पे आप समझिए। देखिए, स्टोरी 1 जो है ये है 1982 की। 1982 में क्या हुआ था? एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थी। यानी कि देखो, 1982 में एशियाई खेल होने वाले थे, अब एशियाई गेम्स होने वाले थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा निर्माण करवाना था, जैसे स्टेडियम बनवाने होंगे, फ्लाईओवर बनवाने होंगे, या फिर और भी कुछ चीजें बनवानी होंगी। तो सरकार ने क्या करा? ठेकेदारों को से सेवाएं ली। अब भाई ठेकेदारों के पास बहुत सारा काम आ गया था, क्योंकि इनको फ्लाईओवर बनाने हैं, ठीक है, इनको स्टेडियम बनाने हैं, ऐसे फ्लाईओवर बनाने हैं, स्टेडियम बनाने हैं।
तो ऐसे में ठेकेदारों ने क्या करा, पूरे देश से लेबर मंगवाई, ठीक है, यानी जो पूरे देश से मजदूर होते हैं, ठीक है, जो गरीब मिस्त्री थे और जो मजदूर थे, उन्होंने उनको बुलाया अपने पास कि आओ हमारे पास काम है, हम तुम्हें पैसा देंगे और ये सारा काम अपने को करना है, ठीक है। तो ये हुआ। आगे देखो क्या होता है, लेकिन यहां तक तो सब ठीक है। यहां पे क्या है, सरकार ने काम करवाना था तो सरकार ने ठेकेदारों को बुलाया। अब ठेकेदारों को काम करवाना किससे है, मिस्त्री और मजदूर से, तो इन्होंने मिस्त्री बुलाए और मजदूर बुलाए। यहां तक तो सब ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी यहां से शुरू हो रही है। देखो, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया, मजदूरों से काम करवाया गया लेकिन बहुत बुरी स्थिति में, खूब काम करवाया गया, बहुत काम करवाया गया और स्थिति भी अच्छी नहीं थी, यानी अच्छी स्थिति में काम नहीं था। उन्हें सरकार के द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी थी उससे भी कम पैसा दिया गया, यानी सरकार ने एक मिनिमम मतलब ये कर रखा था कि जैसे हम मान लो एग्जांपल, जैसे 500 रुपए मिलेंगे सबको, मिनिमम 500, कम से कम 500 मिलेंगे मान लीजिए। अब उनको 500 से भी कम या 200 या 300 रुपए दे रहे हैं, यानी कि क्या हुआ, एक तो उनसे बहुत ज्यादा काम लिया गया, ऊपर से उनको पैसा जितना मिलना था उससे भी कम पैसा दिया गया, ठीक है। तो ये हुआ उनके साथ गलत। फिर देखो क्या होता है, फिर कुछ लोगों की टीम ने इसका अध्ययन करा, इसको समझा कि कैसे मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। तो ये लोग कहां चले गए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। और उन्होंने याचिका दायर कर दी कोर्ट में जाके। क्या याचिका दायर करी, उन्होंने ये कहा कि ये जो मजदूर लोग हैं इनको बुलाया गया, इनसे काम लिया गया, इनको जो न्यूनतम मजदूरी होती है यानी जो मिनिमम जो इनको देना था वेजेस, इनको वो मजदूरी भी नहीं दी गई। ये कहीं ना कहीं गलत है, इसको हम बेगार या बंधुआ मजदूरी भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो आप उनको, एक तो इतनी बुरी हालत में उनसे काम करवाते हो, ऊपर से उनको पैसा नहीं दे रहे हो टाइम पे, ठीक है, और वो भी पैसा दे रहे हो तो जितना मिलना चाहिए उससे बहुत कम दे रहे हो, तो ये एक तरीके से गलत है, ठीक है। ये बात गई कोर्ट में। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया होगा सोचिए। तो ये नागरिकों को के लिए शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। ये कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था मजदूरों का यहाँ पे। इसके बाद देखो क्या होता है, कोर्ट में मामला गया था तो कोर्ट ने दलील दी। कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने इस चीज को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि हजारों मजदूर जिनसे काम कराया गया है उनको तयशुदा मजदूरी दिलाई जाए, यानी कि जितना ही, ठीक है, मजदूरी उनकी बनती है उनको उतनी मजदूरी दिलाओ। जो कम पैसा दिया है उससे काम नहीं चलेगा, उनको ज्यादा पैसा दो, जितने पैसे की बात हुई है, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्या समझा, मजदूरों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, उनको अधिकार नहीं मिले थे, उनको जो कमाने का अधिकार था उनसे वो भी छीना जा रहा था, उनको कम पैसे दिए जा रहे थे। तो ये पहली कहानी थी। अब दूसरी कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे समझिए, बेचारे की जिंदगी खराब हो गई एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति था जो असम का रहने वाला था, इसका नाम था मचल लालुंग, ठीक है, मचल लालुंग इसका नाम था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया, जब वो 23 साल का था, यानी जवान था, ठीक है। लालुंग जो है असम का रहने वाला है। अब आखिर इसको गिरफ्तार क्यों किया गया, तो गिरफ्तार इसलिए किया गया कि इस पे आरोप लगाया गया था कि इसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, यानी इसने किसी को मारा है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, चोट पहुंचाई है, ठीक है। फिर मुकदमे की सुनवाई हुई। जब मुकदमे की सुनवाई हो रही थी उस दौरान उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया, यानी कि उसको कोई मानसिक बीमारी थी, कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसको भेज दिया गया कहां पे, इलाज के लिए, यानी चिकित्सा के लिए उसको तेजपुर के अस्पताल में भेज दिया गया एक कैदी के रूप में। अब अस्पताल में गया तो भाई वहां पे उसका इलाज हुआ, ठीक है। तो वहां पे उसका सही इलाज हो गया, सफल इलाज हो गया, डॉक्टरों ने उसका इलाज करा, उसको मेडिसिन दी, दवाइयां दी, उसको ठीक कर दिया। अब आगे देखो क्या होता है, डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार लिखा, 1967 में, 1996 में 2 बार चिट्ठी लिखी कि भाई ये स्वस्थ हो गया है कैदी आपका, इसको ले जाओ और इस पे मुकदमा चलाओ जाके, ले जाके, ठीक है। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग जो था न्यायिक हिरासत में बना रहा, यानी वो गिरफ्तार ही रहा और 2005 में जेल से उसको छोड़ा गया, यानी वो 23 साल की उम्र में जेल में गया था और 77 साल का हो गया था, ठीक है। उस समय उसको छोड़ा गया, यानी कि ये 54 साल तक जेल में रहा। अब सोचो, जब जेल में गया था तब ये यंग था, जवान था, लेकिन जब ये जेल से बाहर आया, ठीक है, यानी यहाँ पे ये 23 साल का था और यहाँ पे ये 77 साल का हो चुका था। सोचो 54 साल इसके बर्बाद हो गए लापरवाही के कारण, ठीक है। अब इसको अगर सही समय पे जब इसका इलाज हो गया था, ठीक है, उसी समय पे इसमें मुकदमा चलाया जाता तो जल्दी सुनवाई हो जाती। अब ये जेल में ही रहा, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इसका शोषण हुआ, एक तरीके से गलत हुआ इसके साथ, ठीक है। तो जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया गया तब जाके लालुंग को आजाद होने का मौका मिला।
इसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हुई। अब हमको अधिकार है, हमको अधिकार मिला हुआ है। मान लो कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो वो अपना कि उस पर केस होगा, केस लड़ सकता है, वकील रख सकता है, वकील उसके लिए, ठीक है, उसको सजा दिलवाएगा या उसकी सजा कम करवाएगा, ये अधिकार मिला है। लेकिन यहाँ तो इस पे मुकदमा ही नहीं चलाया गया, इसको जेल में ऐसे ही डाले रखा गया लंबे समय तक, ठीक है। तो ये समस्या हुई। हमारा संविधान जो है सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी हम अपना जीवन जी सकते हैं और हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, मान लो उस पर कोई केस होता है तो वो वकील रख सकता है और अपने मुकदमे पे निष्पक्ष सुनवाई करवा सकता है, ठीक है। ये उसको अधिकार है, लेकिन यहाँ पे इस व्यक्ति को अधिकार नहीं मिला, तो ये हमें समझना था। अब आपने समझ लिया होगा कि अधिकार हमें क्यों जरूरी है। आपने 2 स्टोरी सुनी, इन 2 स्टोरी से आपको पता लग गया होगा अगर अधिकार ना मिले तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान। तो हमारे संविधान में कुछ हमको दे रखे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसे मौलिक अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार को ऐसा अधिकार मानो जिसकी गारंटी हमें मिलती है, और अगर कोई हनन करता है तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए हमारे संविधान का जो भाग 3 है यानी पार्ट 3, उसमें आप देखोगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं तो देखो, पहले होते थे 7 मौलिक अधिकार, ठीक है। बाद में एक मौलिक अधिकार जो था उसको खत्म कर दिया गया, यानी उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अपने पास कितने मौलिक अधिकार बचे हुए हैं? 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, याद रखना है। अब मौलिक अधिकार कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है। एक बार आप इसे देखिए ध्यान से। अनुच्छेद 31 जो कभी संपत्ति का अधिकार होता था, ये पहले मौलिक अधिकार माना जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में संविधान में 44वां संशोधन किया गया और 1978 में, और इसको मौलिक अधिकार से खत्म कर दिया गया। इसको क्या बना दिया गया? इसको सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, और आर्टिकल 300A यानी 300 का के तहत इसको वहां पे डाल दिया गया है, ठीक है। अब देखो एक बार आपके सामने ये सारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। आप देखो किस आर्टिकल में क्या बातें की गई है, ये आपको यहां से पता लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके आपको ये मौलिक अधिकार समझा दूंगा। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समता का अधिकार, जो आपको अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। इसको समानता का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है। समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार। तो देखिए, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई गरीब है अमीर है, सबके लिए कानून समान होगा। फिर कानून का समान संरक्षण होगा, कि धर्म या वंश या जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों में, होटलों में, कुओं में, तालाबों में, स्नान घाटों में, सड़कों में, ठीक है, सबको प्रवेश करने दिया जाएगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। रोजगार के सबको समान अवसर दिए जाएंगे। छुआछूत को खत्म किया जाएगा, आर्टिकल 17 के तहत इसको समाप्त किया गया, और उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे समानता का अधिकार है जो सभी नागरिकों को मिला हुआ है, और ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 19 से 22 आर्टिकल में आपको मिलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मैं भी स्वतंत्र हूं, आप भी स्वतंत्र हो, ठीक है। हमें स्वतंत्रता का अधिकार हमें कहां से मिला है? हमारे संविधान से मिला है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी हम भाषण दे सकते हैं, अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से आप कहीं पे जमा हो सकते हो, ठीक है। सभा करने का अधिकार है, यानी एक व्यक्ति 10, 20, 50, 100 लोगों को कहीं पे शांतिपूर्वक तरीके से जमा कर सकता है, उनसे अपने बातें कर सकता है, सभा कर सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा दंगा हिंसा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संगठित होने का अधिकार है, भारत में आप कहीं भी आ जा सकते हो, पूरे देश में जहां भी घूमना चाहो, ठीक है, वहां पे घूम सकते हो, कहीं पे बसना चाहो तो वहां पे बस सकते हो, वहां पे रह सकते हो, ये हमको अधिकार मिला हुआ है। कोई भी पेशा चुनने का अधिकार है, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, ठीक है। बस वो चीजें लीगल होनी चाहिए, गैर कानूनी व्यापार नहीं कर सकते, कहीं कोई शुरू कर दे। नेक्स्ट क्या है कि जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अभियुक्तों को सजा पाए लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में आपको मिलता है। तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव का दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पे रोक लगा दी गई, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, मानव को बेचा नहीं जा सकता है, इंसान को, ठीक है। खरीदना बेचना ये गैर कानूनी है, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। जोखिम वाली जगह में जहां पे रिस्क हो वहां पे
बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती, ठीक है, जहां पे जान जाने का रिस्क हो। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, हम अपनी आस्था, ठीक है, जैसे हमारी भगवान में आस्था है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रार्थना की हमको आजादी है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, ठीक है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो देखिए शिक्षण संस्थान जो है वहां पे जो खासकर जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, वहां पे धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, ठीक है, उनको अलाउ भी है। तो लोग अपने धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो ये सारा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो संख्या में कम है, उनको उनकी भाषा, उनका कल्चर यानी उनकी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्थान, अपने स्कूल कॉलेज खोलने का भी अधिकार है, जहां पे वो शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालत जाने का अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करवाने के लिए अदालत जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कोई अगर मौलिक अधिकार का हनन कर सकता है तो करता है तो हम उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसको सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना है। उन्होंने इस अधिकार को कहा है ये संविधान का हृदय और आत्मा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को, ठीक है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सरकार को आदेश दे सकती है और विशेष आदेश दे सकती है, जिसको प्रादेश या फिर रिट कहा जाता है, ठीक है। तो रिट जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 रिट होते हैं। ये रिट कौन जारी करेगा, ये हमारी कोर्ट जारी करेगी, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है, यानी इसके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, तो ये जाएगा हाई कोर्ट में या फिर ये जा सकता है सीधा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या सच में इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर हो रहा है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको सरकार को आदेश देगी, ठीक है, ये रिट जारी करेगी ताकि उसके जो मौलिक अधिकार हैं उसको लागू करवाया जा सके, ठीक है। तो अब इन 5 रिट को हमें समझना जरूरी है। पेपर में एक रिट पे क्वेश्चन आता है। सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अदालत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ठीक है। यानी जो हमारी अदालत है, हमारी जो कोर्ट है, अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है उसको पहले कोर्ट के सामने ले जाया जाता है, ठीक है। यदि गिरफ्तारी का तरीका और कारण लगता है कोर्ट को कि गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, इसको तो नहीं गिरफ्तार करना था, ये तो गैर कानूनी तरीका है, कोर्ट को ऐसा लगता है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे देगी। इसी को क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी कौन, जो कैदी है, उसको कोर्ट के सामने लाना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला रेट। इसके बाद दूसरे रेट पे जाते हैं जो है परमादेश। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोर्ट को लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी, ठीक है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, मान लो कोई सरकारी अधिकारी है अपने कानूनी और जो संवैधानिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसका पालन नहीं कर रहा है मान लो कोई, और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में न्यायालय के द्वारा एक परमादेश जारी किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को जो मतलब अपने पद का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसको सजा दी जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर अगला है हमारा निषेध आदेश, ठीक है। इसको समझते हैं। देखिए यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र, जो उसके अधिकार क्षेत्र में चीज आती है, उसके अलावा किसी और चीज का अतिक्रमण कर ले, यानी जो चीज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, ऐसे मुकदमे पे भी अगर सुनवाई कर रहा है, तो हाई कोर्ट यानी ऊपर की जो अदालत है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो उस अदालत को ऐसा करने से रोक सकती है और एक निषेध आदेश जारी कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। यानी जब अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पे नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से रोक सकती है, ठीक है। देखो जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोग घूस देकर यानी रिश्वत देकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट को पता लग जाता है कि भाई कोई व्यक्ति रिश्वत, उसकी कंप्लेन चली जाती है कोर्ट तक कि रिश्वत देके लगाए और
ऐसा सच में साबित होता है कि उसकी योग्यता उतनी नहीं है लेकिन वो गलत तरीके से उस नौकरी पे लग गया है तो उसको सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करे, यानी उसको वो अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, तो जो न्यायालय है उसके समक्ष जो विचारधारीन मामले है उसको लेकर एक रिट जारी करती है, उसको उत्प्रेषण रिट कहा जाता है, ठीक है। उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी उससे वो केस लेकर किसी दूसरे को दे दिया जाता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ संरचना का निर्माण भी किया गया है, जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ये बाद में बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना था। इसके बाद हमारे यहाँ पे रिट वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निवारक नजरबंदी। किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसके अपराध किया हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब किया जाएगा? जब उसने कोई क्राइम किया हो, कोई अपराध किया हो। लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है कि कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, यानी शक के आधार पे गिरफ्तार करना, ठीक है। अगर पुलिस को शक है तो शक के आधार पे भी पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कोई घर है, संदिग्ध है, वहां पे कुछ लोग गैर कानूनी मान लो हथियार बना रहे हैं। अब पुलिस को कहीं से भनक लग गई है कि भाई इस वाले घर में लोग चुपके से गैर कानूनी तरीके से हथियार बना रहे हैं और वहां से हथियार आगे पहुंचाए जा रहे हैं। अब पुलिस को पता लग गया है, तो क्या पुलिस पहले इंतजार करेगी कि जब कोई क्राइम हो जाएगा तभी मैं पकड़ूंगा या पकड़ूंगी? पुलिस ऐसा नहीं करेगी। पुलिस को अगर शक है तो वो जाके सीधा उसको वहां पे जा सकती है, ठीक है, देखेगी, अगर सच में ऐसा पाएगा तो लोगों को गिरफ्तार कर लेगी। या फिर अगर शक है कि कोई व्यक्ति गलत काम करने वाला है तो भी उसको गिरफ्तार कर सकती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निवारक नजरबंदी, ठीक है। और उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। इसको निवारक नजरबंदी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार को लग रहा है कोई व्यक्ति देश या कानून के खिलाफ काम कर रहा है, देश में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको बंदी बनाया जा सकता है, यानी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन निवारक नजरबंदी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक होती है, यानी 3 मंथ तक होती है मैक्सिमम। 3 महीने के बाद ऐसे मामले की समीक्षा की जाती है सलाहकार बोर्ड के सामने। अगर मान लो 3 महीने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि भाई जो था वो सही था, मतलब सच में गलत हो रहा था, ठीक है, तो उसको सजा आगे बरकरार की जा सकती है। लेकिन अगर लगता है कि भाई वो ऐसा साबित नहीं हुआ तो 3 महीने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो संविधान के निर्माण के समय यानी कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माताओं को पता था, यानी हमारे संविधान बनाने वालों को पता था कि स्वतंत्र भारत यानी आजाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, अपने देश को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में सभी नागरिकों में समानता लाना, सभी का कल्याण करना, ये एक बड़ी चुनौती सबके सामने आएगी, ठीक है। ये सब कुछ पता था जो संविधान बना रहे थे। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ निर्देश भी जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ ही वो नीतियों को आने वाली सरकारों के लिए कंपलसरी भी नहीं बनाना चाहते थे कि सरकार को जरूर इन समस्याओं को सॉल्व करना है, ये भी नहीं बनाना चाहते थे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएससी कहा जाता है, ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो इन्होंने क्या करे, बनाए। लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करने की व्यवस्था नहीं की। जैसे कि देखो, अगर हमारे मौलिक अधिकार, मैं आपको 2 तरीके की चीजें बताता हूं। एक तो है मौलिक अधिकार, दूसरी तरफ क्या है, नीति निर्देशक तत्व, इसको डीपीएससी कहा जाता है। वैसे इसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी। यहां पे अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि संविधान में ये कहा ही नहीं गया कि न्यायालय के द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि सरकार को लगता है कि कोई काम सरकार को करना चाहिए तो वो कर सकती है डीपीएससी के तहत। अगर सरकार को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो सरकार नहीं करेगी, वो कोई उस पर जबरन नहीं है, ठीक है। यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम कोर्ट में जाकर ये मांग नहीं कर सकते कि इसको लागू करवाना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इस पे, ठीक है, इस पे कोर्ट में नहीं ले जाया सकता। इसका मतलब क्या है कि ये संविधान का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इसको न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। अब नीति निर्देशक तत्व होते क्या है? तो ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमको स्वीकार करने चाहिए,
वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। ठीक है, तो देखो यानी मौलिक अधिकार, देखो मैं आपको समझा देता हूं आसान भाषा में, हो सकता है आप भूल जाओ लेकिन आप कभी नहीं भूलोगे। देखो मौलिक अधिकार आपको पता लग गया, 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया है। मौलिक अधिकार के अलावा यानी आप मान लो एक्स्ट्रा, यानी उसके मौलिक अधिकारों के अलावा भी हमको कुछ और अधिकार चाहिए। ठीक है, यानी हमको मौलिक अधिकार के अलावा भी जनता को कुछ और अधिकार चाहिए होते हैं, तो वो अधिकार आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा दिलाए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा। ठीक है, अब इसके लिए सरकार पे दबाव नहीं बनाया जा सकता, सरकार को लगेगा तो वो कर सकती है। ठीक है, यानी वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वो नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, कंपलसरी नहीं है कि करेगी, करना चाहिए। ठीक है, सरकारों ने समय समय पे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया हो, करा है। जैसे कि जमींदारी उन्मूलन कानून लेके आई सरकार जनता की भलाई के लिए। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फैक्ट्री अधिनियम लाया गया, जो कुटीर और लघु उद्योग होते हैं उसको मोटिवेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया सरकार के द्वारा। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई, यानी कि मिनिमम इतना पैसा तो आदमी को मिलना चाहिए, ये मजदूरी निर्धारित की गई। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि के प्रयास जो किए गए, ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही सरकार ने करे हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना हो गया, रोजगार की गारंटी, मिड डे मील योजना, ये सब नीति निर्देशक के तत्व के तहत ही किया गया है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है? ठीक है, तो ये समझिए, मौलिक अधिकार जो होती है वो व्यक्ति की बात करता है, यानी हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये व्यक्ति की बात करता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये समाज की बात करता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। आगे और समझते हैं थोड़ा डिटेल में, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है, पहले संबंध समझते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है, यानी जहां पे मौलिक अधिकार हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पे मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ अधिकार चाहिए तो उसकी पूर्ति नीति निर्देशक तत्व कर देते हैं। जहां मौलिक अधिकार सरकार को कुछ कार्यों पे बैन लगाते हैं, यानी मौलिक अधिकार सरकार को कंट्रोल करते हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, सरकार को बैन करते हैं। वहीं पर नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि कुछ नए कानून लाओ, जनता के लिए कुछ, उसकी भलाई के लिए कुछ काम करो। ठीक है, यानी व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज के अधिकारों की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है नीति निर्देशक तत्व लागू करने में मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं, कभी कभी विवाद भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का प्रयास किया गया, तब समाज के कुछ लोग जो थे इसके खिलाफ चले गए, उन्होंने कोर्ट में चले गए, कोर्ट में कहा कि कानून ये जो कानून आ रहा है ये मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि जमींदारों के पास जो जमींदारी थी, जो जमीनें थी, जो संपत्ति थी, उसको वो अपनी संपत्ति मानते थे, और उस जमाने में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार होता था। ठीक है, तो सरकार ने जब कुछ लोगों की संपत्ति को कंट्रोल करने का प्रयास किया तो वो चले गए कोर्ट में मौलिक अधिकार का हनन बताने। तो कई बार क्या होता है, सरकार ज्यादा लोगों का भला करने के लिए कुछ लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, उनकी संपत्ति लिमिट करना चाहती है, तो ऐसे में वो लोग चले जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो कभी कभी ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब इसके बाद सारा हो गया हमारा खत्म, मौलिक कर्तव्य, लास्ट टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। अब देखो, अभी तक हमने पूरे चैप्टर में क्या बात करी, अधिकार। अधिकार किसको मिलेंगे? अधिकार या तो व्यक्ति को मिल रहे थे या हमारे पूरे समाज को मिल रहे थे, यानी जनता को मिल रहे थे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जनता को क्या मिल रहे थे? अधिकार। अधिकार कौन देता है? हमारी सरकार है, हमारा संविधान देता है हमको अधिकार। ये तो चलो अधिकार अधिकार बहुत बातें कर ली, क्या हमारे भी जनता के रूप में कुछ कर्तव्य बनते हैं? हमारी कोई ड्यूटी बनती है अपने देश के प्रति? तो यस, बिल्कुल बनती है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, यानी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो देखिए, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इस समय मौलिक कर्तव्यों की एक लिस्ट अनुच्छेद 51A में जोड़ी गई थी। ठीक है, यानी ये पहले नहीं थे, इनको बाद में लाया गया है। ठीक है, हमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखो मौलिक कर्तव्य क्या क्या है हमारे देश के प्रति, क्या कर्तव्य है? बहुत सिंपल है, हमको अपने संविधान का पालन करना चाहिए, हमारे राष्ट्रगान का हमको सम्मान करना चाहिए। हमारे स्कूल में राष्ट्रगान होता है, हम खड़े हो जाते हैं ना बिल्कुल इस तरीके से, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्र ध्वज तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उसको दिल में संजोए रखना चाहिए।
जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दे दी है, देश को आजाद कराने के लिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। देश की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। ठीक है, देश को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि देश सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना चाहिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को कटने से बचाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जो गौरवशाली हमारी परंपरा है उसको हमें समझना चाहिए, उसको बचाए रखना है, अपने इतिहास को। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, अंधविश्वास या फालतू की चीजों को नहीं मानना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करने पे फोकस करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। देखते हो ना, पार्कों में कुछ लोग बेंच तोड़ देते हैं, कुछ लोग बसों के शीशे फोड़ देते हैं, वो सार्वजनिक संपत्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता और संरक्षक का भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, उनको शिक्षा दिलानी चाहिए। तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, यानी हमारे कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, जनता के प्रति। ठीक है, मेनली राष्ट्र और उसकी एकता और अखंडता के प्रति। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कैसा लगा चैप्टर, समझ में आया, अच्छे से नहीं आया, जो भी आपको कमेंट में बताना है। अगर समझने में कोई दिक्कत आई तो आप वीडियो को 2 बार देखो, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।